नरेटर माधवपुर का मिश्रा निवास, जहां आज भी पुराने उसूलों और पारिवारिक रिश्तों की महक बसी है। सुबह के 6 बजे हैं। 19 साल की माधु, जिसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और चेहरे पर गुलाबी नलामी है, तुलसी के पास खड़ी प्रार्थना कर रही है। उसके बाल भीगे हुए हैं और वो सेव रंग के साधारण से सूट में भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। मधु, हे भगवान, आज मेरा फाइनल रिजल्ट आने वाला है। बस इतनी कृपा करना कि चाचा जी का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। पूनम, मधु, ओ मधु, कहाँ मर गई? महारानी की तरह बाहर खड़ी धूप सेंक रही है। यहाँ रसोई में चाय कौन बनाएगा? तेरी चाची कोई नौकरानी है क्या? मधु, जी चाची जी आए। माफ कर दीजिए, बस पूजा कर रही थी। पूनम, पूजा? हाँ, पूजा ही तो रह गई है तेरे पास। इतना सुंदर रूप भगवान ने दिया है, लगता है सारी किस्मत चेहरे पर ही लिखती है। काम काज में तो ध्यान है नहीं। देख, मेरी अनन्या इतनी देर से कमरे में बैठकर पढ़ रही है और तू है कि बस वक्त बर्बाद कर रही है। रघाव, पूनम, सुबह सुबह शुरू हो गई तुम। मधु ने क्या किया है? बच्ची है वो और घर का आधा काम तो वही निपटाती है। पूनम, आप तो बस इसका पक्ष लीजिए। आखिर बड़े भाई साहब की आखिरी निशानी जो है। भूल गए कि हमारी अपनी भी एक बेटी है अनन्या, उस पर तो कभी इतना प्यार नहीं लुटाते आप। रघाव, पूनम, मधु मेरे भाई की अमानत है। मैंने उन्हें वड़ा किया था कि इसे अपनी बेटी से बढ़कर पलूंगा। और रही बात अनन्या की, तो वो मेरी अपनी जान है। अनन्या, मम्मी, आप फिर से मधु दीदी को दांत रही हैं। आपको पता है, दीदी ने रात को जाग कर मेरे नोट्स तैयार किए थे ताकि मैं सो सकूं। वो मुझसे कितना प्यार करती हैं और आप हैं कि पूनम, तू चुप कर। अनन्या, शक्ल तो तेरी वैसे ही सवली है, ऊपर से दिमाग भी कमजोर है। इस मधु के चक्कर में रहेगी तो कहीं की नहीं रहेगी। राज, माँ, बस कीजिए। अनन्या और मधु में भेदभाव करना बांट कीजिए। मधु मेरी उतनी ही सगी बहन है जितनी अनन्या, और आज उसका रिजल्ट है, खुशी का दिन है। धनराज, मधु, तू फिक्र मत कर, मुझे पता है मेरी बहन टॉप करेगी। चल जल्दी से चाय बना, आज हम पार्टी करेंगे। मधु, जी भैया। नरेटर, मधु रासवी में चाली तो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। उसे अपने मरे हुए माँ बाप की याद आ जाती है। चाचा का प्यार, राज भैया का सहारा और अनन्या की दोस्ती तो उसके पास थी, लेकिन चाची की नफरत की दीवार हर दिन ऊंची होती जा रही थी। क्या ये मासूम लड़की इस नफरत के तूफान को झेल पाएगी? नरेटर, मिश्रा निवास का आंगन आज एक अजीब नजारे का गवाह था, जहां एक तरफ मधु घर की साफ सफाई में जूती थी, वहीं दूसरी तरफ पूनम ने अनन्या को जबरदस्ती एक कुर्सी पर बिठाया हुआ था। उसके हाथ में एक कटोरी थी जिसमें दही, बेसन और हल्दी का गाढ़ा लेप था। अनन्या, ओहो मम्मी, क्या लगा रही हैं ये चेहरे पर? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और इसकी महक भी कितनी तेज है। पूनम, चुप बैठ। अनन्या, हिल मत बिल्कुल। देख अपनी शक्ल दिन ब दिन सवली होती जा रही है। अगर ये दाही बेसान नहीं लगाएगी तो मधु के सामने तू बिल्कुल नौकरानी लगेगी। मैं नहीं चाहती कि लोग सिर्फ उस गोरी चिट्टी मधु की तारीफ करें और तुझे कोई देखे भी नहीं। अनन्या, लेकिन मम्मी, मधु दीदी तो मेरी बहन है, उनकी खूबसूरती से मुझे क्या फर्क पड़ता है? पूनम, तुझे फर्क नहीं पड़ता पर मुझे पड़ता है। जब लोग कहते हैं कि मिश्रा जी की भाटी जी तो अप्सरा है और बेटी बस ठीक तक है तो मेरा कलेजा फट जाता है। आज तेरा रंग साफ करके ही रहूंगी। रज, माँ, बाबा, जल्दी आइए। मधु ने कमाल कर दिया। मधु, भैया, क्या हुआ? रिजल्ट आ गया। रघाव, हाँ बेटी, तू सिर्फ पास नहीं हुई, तूने पूरे जिले में फर्स्ट रैंक हासिल की है। हमारी मधु टॉपर है। अनन्या, दीदी, सच में मैंने कहा था ना, आप ही टॉप करेंगी। पूनम, बस बहुत हुआ ये नाटक। पढ़ाई कर ली तो क्या कोई कलेक्टर बन गई? असली किस्मत तो लड़की की उसके रूप और उसके नसीब से होती है। ये किताबें तेरे काम नहीं आएंगी मधु, काम तो चूल्हा चौका ही आएगा।
रघव, पूनम, आज तो कम से कम अपनी नफरत थूक दो। मेरी बच्ची ने नाम रोशन किया है हमारा। पूनम, नाम रोशन किया है या हमारी बेटी का रास्ता रोका है? अब देखना, सब लोग इसी की बधाई देने आएंगे और मेरी अनान्या इस दही बेसन के पीछे छुपी रह जाएगी। राज, माँ, आप कुछ भी कहें, आज तो घर में जश्न होगा। मधु, तू तैयार हो जा। बाबा और मैं तेरे लिए नई किताबें और तेरी पसंद की मिठाई लेकर आएंगे। नरेटर, मधु की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर उसने देखा कि चाची की आंखों में जालन की आग और गहरी हो गई। अरे, अनान्या के चेहरे पर लगा वो सेव्ड लिप पूनम की उस कोशिश का निशान था जो वो मधु से जीतने के लिए कर रही थी। पर क्या किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नरेटर, मधु के टॉपर बनने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। मिश्रा निवास के आंगन में पड़ोसियों और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगने लगा था। रघव जी फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन पूनम के चेहरे पर बरसने वाली काली घटा साफ दिख रही थी। सरस्वती, अरे वाह रघव, तेरी मधु ने तो कमाल कर दिया। देखो तो जरा कितनी सुशील और सुंदर है, ऊपर से दिमाग भी बिल्कुल तेज। इसकी किस्मत तो चमकेगी ही। पूनम, अरे सरस्वती दीदी, किस्मत क्या चमकेगी, बस किताबी कीड़ा है ये तो। दिन भर कमरे में घुसी रहती है, तभी तो रंग इतना गोरा है। मेरी अनान्या को देखिए, घर के कितने काम संभलती है। धूप में निकालना पड़ता है ना, इसलिए रंग थोड़ा दब गया है, पर असली गन तो मेरी बेटी में ही है। वो तो है पूनम, पर मधु की बात ही अलग है। ऐसी बेटी तो नसीब वालों को मिलती है। पूनम बेटी, दीदी भूलिए मत, ये भतीजी है। इसके बाप ने तो इससे छोड़कर जान छुड़ा ली, अब हम ही तो इसका बोझ उठा रहे हैं। पर लिख कर क्या करेगी? आखिर में तो किसी के घर जाकर चूल्हा ही फूंकना है ना। मधु, चाची जी चाय। पूनम, रख दे यहाँ और जा अंदर, थोपड़ा मत देखा अपना सबको। जाओ, जाकर बर्तन साफ करो, मेहमान आए हैं तो काम कौन करेगा। नारेटूर, माधु रसोई के कोने में खाड़ी अपनी आंखों के आंसू पूंछ रही थी। तभी पीछे से एक नर्म हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। ये राज था। राज, मधु, गुड़िया तू रो रही है? मधु, नहीं भैया, वो आंख में ध्यान चला गया था। राज, मुझसे झूठ मत बोल, मैंने माँ की बातें सुनी हैं। मधु, तू उनकी बातों का बुरा मत मना कर, उन्हें बस डर है कि तेरी रोशनी में अनन्या कहीं खो ना जाए। पर तू तो जानती है ना, मैं और बाबा तुझसे कितना प्यार करते हैं। मधु, भैया क्या मैं सच में बोझ हूँ? क्या मेरे होने से अनन्या की किस्मत कम हो जाती है? राज, कभी नहीं, तू हमारी किस्मत है। आज तूने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पकड़ राज, ये तेरी पहली कामयाबी का इनाम है। इससे अपनी नई कहानी लिखना शुरू कर। जब तक तेरा ये बड़ा भाई जिंदा है, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझी? मधु, शुक्रिया भैया, आप हैं तो मुझे लगता है कि मेरे पापा मेरे पास हैं। नरेटर, राज ने माधु का हौसला तो बढ़ा दिया, लेकिन बाहर आंगन में पूनम के दिमाग में एक खतरनाक साजिश पक रही थी। वो नहीं चाहती थी कि मधु की पढ़ाई आगे बढ़े। अब क्या करेगी पूनम? क्या वो मधु की कॉलेज की पढ़ाई रोक देगी, या फिर अनान्या की शादी की आड़ में मधु की जिंदगी बर्बाद कर देगी? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राज अपनी माँ की नफरत से मधु को बचा पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। मधु के लिए आज का दिन किसी ख्वाब से कम नहीं था। जिले में टॉपर आने के बाद आज उसका कॉलेज का पहला दिन था। उसने एक पुराना लेकिन साफ सुथरा नीला सूट पहना था और अपने बालों की एक लंबी चोटी बनाई थी। उसके चेहरे पर एक दार और उम्मीद की चमक थी। चाची जी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, क्या मैं थोड़ा दही चीनी खा लूं? बाबा कहते हैं शुभ होता है। दही चीनी? अरे यहाँ दही चीनी खाने के लिए पैसे नहीं है और तुझे शगुन की पड़ी है। और ये कॉलेज जाकर क्या करेगी? इतना गोरा रंग है, बाहर निकालेगी तो लोगों की नजर लगेगी।
फिर हमारी बदनामी होगी। लेकिन चाची जी, बाबा ने और राज भैया ने एडमिशन करवा दिया है। एडमिशन ही तो करवाया है, पढ़ना जरूरी तो नहीं। देख मधु, सीधी बात है, अगर तुझे कॉलेज जाना है तो घर का सारा काम खत्म करके जाना होगा। पोछा, बर्तन और कपड़े सब होने चाहिए। अगर एक भी काम बाकी रहा तो पैर बाहर नहीं निकालने दूंगी। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? इतना सारा काम दीदी अकेले कैसे करेंगी? उन्हें देरी हो जाएगी। तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना इसके लिए? तो सुन, अगर इसने काम नहीं किया तो तू भी कॉलेज नहीं जाएगी। अब बोल। दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए और तैयार हो जाइए, मैं पीछे से सारा काम निपटा दूंगी। मम्मी को लगेगा आपने ही किया है। नहीं अनान्या, अगर चाची को पता चला तो वो तुझे मारेंगी। कुछ नहीं होगा दीदी, आप हमारा गर्व हो, आप जाइए। राघव मिश्रा अपनी पुरानी साइकिल पर मधु को कॉलेज छोड़ने आए थे। कॉलेज के बड़े गेट के सामने खड़े होकर राघव की आंखें भर आई। बेटी, ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं, तेरे सपनों की चौखट है। यहाँ दिमाग लगाकर पढ़ना। दुनिया चाहे जो कहे, तेरा ये चचा हमेशा तेरे साथ खड़ा है। बाबा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। मधु ने जैसे ही कॉलेज के अंदर कदम रखा, वहां मौजूद हर किसी की नजर उसकी सादगी और खूबसूरती पर ठहर गई। लेकिन तभी पीछे से एक महंगी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का निकलता है जो मधु को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा होता है। कौन है ये लड़का? क्या ये मधु की जिंदगी में नया तूफान लाएगा? वहीं दूसरी तरफ घर पर पूनम ने अनन्या को मधु की मदद करते हुए देख लिया है। तो तेरी इतनी हिम्मत, उस अनाथ के लिए मुझसे झूठ बोलेगी? अब देख मैं उस मधु का कॉलेज जाना कैसे बैन करवाती हूँ। मधु ने जैसे ही कॉलेज की बड़ी इमारत में कदम रखा, यूजे ऐसा लगा मानो वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। शहर के सबसे बड़े कॉलेज में हर तरफ चहल पहल थी। मधु ने अपना दुपट्टा कस के पकड़ा और सर झुकाए अपने क्लास की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उसकी सादगी ही उसका सबसे बड़ा गहना थी, जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। लड़के का ग्रुप। ओए देख, आर्यन आ गया। आज फिर लेटे? गाड़ी से एक लंबा, हैंडसम और थोड़ा घमंडी दिखने वाला लड़का उतरता है। आर्यन रैचंद, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा। आर्यन की नजर अचानक सामने से जा रही मधु पर पड़ती है। इस भीड़ में ये इतनी साधारण और इतनी अलग लड़की कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी तस्वीर से निकल कर बाहर आ गई हो। मधु अपनी धुन में जा रही थी कि अचानक आर्यन के दोस्तों का एक ग्रुप मस्ती करते हुए उससे टकरा गया। मधु की सारी किताबें और उसकी नई डायरी जमीन पर बिखर गई। ओ नहीं, मेरी किताबें। आर्यन का दोस्त, अरे बहन जी, देख कर चलो, ये कॉलेज है, कोई मंदिर की गली नहीं। आर्यन, चुप हो जाओ तुम लोग। आर्यन ने झोंक कर मधु की डायरी उठाई। जैसे ही उसने डायरी मधु की तरफ बढ़ाई, दोनों की नजरें मिली। मधु की आंखों में डर और मासूमियत थी, जबकि आर्यन की नजरों में एक अजीब सा सुकून। ये लो, तुम्हारी डायरी, माफ करना मेरे दोस्तों की तरफ से। शुक्रिया। मधु, तो ये नाम है तुम्हारा। डायरी पर बड़े प्यारे अक्षरों में लिखा है। जहाँ कॉलेज में मधु का स्वागत एक नई दोस्ती से हो रहा था, वहीं मिश्रा निवास में पूनम ने एक नई चाल चल दी थी। उसने राघव जी के सामने एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था। आप देख लीजिए राघव जी, जब से ये मधु कॉलेज गई है, मेरी अनान्या को सारा काम करना पड़ रहा है। अभी पड़ोसन बोल कर गई कि मधु कॉलेज में किसी लड़के के साथ बाटिंग कर रही थी। क्या इसी दिन के लिए आपने इसे इतनी छूट दी थी? पूनम, क्या बोल रही हो? मधु ऐसी लड़की नहीं है, तो जाकर खुद देख लीजिए। मैं तो कहती हूँ इसका कॉलेज जाना आज ही बैन करवाइए, वरना ये लड़की हमारी नाक कटवा देगी। राघव जी का दिल बैठ गया। क्या वो अपनी प्यारी भातीजी पर शक करेंगे या पूनम की ये नई साजिश काम कर जाएगी? मिश्रा निवास की दीवारों में आज तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। पूनम ने अपना जाल बिन दिया था और राघव जी उसमें फांसते नजर आ रहे थे।
लेकिन पूनम ये भूल गई थी कि उसके अपने बच्चे राज और अनन्या अब बड़े हो गए हैं और वो सही गलत की पहचान रखते हैं। पूनम, अगर तेरी बात सच है तो मुझे माधु को अभी कॉलेज से वापस बुलाना होगा। मैं उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा अगर उसकी इज्जत पर कोई आंच आए। मैं वही तो कह रही हूँ, शहर के बिगड़े हुए लड़के उस मासूम को फांसा लेंगे। आज ही उसका रास्ता रोकिया और डर। रुकिए बाबा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ जो कह रही है वो एक सेफ झूठ है। राज, ये क्या बदतमीजी है, अपनी माँ को झूठा कह रहा है। हाँ मम्मी, क्योंकि हमने आपकी बातें सुन ली थी। आप पड़ोसन से कह रही थी कि अगर कोई पूछे तो बोल देना कि माधु किसी लड़के के साथ घूम रही थी, जबकि पड़ोसन ने तो माधु को देखा तक नहीं। अनन्या, तू ये क्या बोल रही है बेटी? बाबा, मम्मी ने मुझसे जबरदस्ती घर का काम करवाया ताकि वो मधु दीदी को फांसा सके। उन्हें डर था कि अगर दीदी पढ़ लिख गई तो वो मुझसे आगे निकल जाएंगी, लेकिन दीदी तो मेरे लिए इतनी मेहनत करती हैं। फिर मम्मी उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? बाबा, मैं सुबह से कॉलेज के बाहर ही था। मैंने मधु को गेट के अंदर जाते देखा। वो तो किसी की तरफ आंख उठाकर देखती भी नहीं। माँ ने सिर्फ उसकी पढ़ाई रोकने के लिए ये गंदा इल्जाम लगाया है। पूनम, क्या ये सच है? इतनी गिर गई तुम? अपने भाई की अमानत पर तुमने चरित्रा का कीचड़ उछाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी जलन की कोई हद नहीं है। हाँ, किया मैंने ये सब क्योंकि मैं थक गई हूँ सबके मुंह से मधु की तारीफ सुनकर। मेरी बेटी सवली है तो क्या उसका कोई हक नहीं? हर कोई बस मधु मधु करता रहता है। बस, बहुत सुन लिया। आज के बाद अगर माधु के खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो भूल जाना कि मैं तुम्हारा पति हूँ। राज, जाओ अपनी बहन को कॉलेज से लेकर आओ। और अनन्या, तूने आज सच का साथ देकर मेरा सर ऊंचा कर दिया। पूनम गुस्से में वहां से पैर पटकती हुई निकाल जाती है। उसका प्लान फेल हो गया था, लेकिन उसकी नफरत अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। वहीं कॉलेज के गेट पर माधु खाड़ी राज का इंतजार कर रही थी। तभी आर्यन की कार फिर से उसके पास रुकती है। तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया? चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, शुक्रिया, वो आते ही होंगे। मधु को नहीं पता था कि घर पर क्या तूफान गुजरा है, और ना ही उसे ये पता था कि आर्यन की ये दिलचस्पी उसके लिए नई मुश्किलें खड़ी करने वाली है। दोस्तों, राज और अनन्या ने मधु को बचा तो लिया, पर क्या पूनम अब मधु और आर्यन का नाम जोड़कर कोई नया खेल खेलेगी? क्या राघव जी अब हमेशा मधु पर भरोसा रखेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। आर्यन के घर का पता निकालती है। वो दिखने में बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी बनकर जाती है ताकि आर्यन की माँ सविता जी उस पर भरोसा कर लें। वो अपने साथ मिठाई का डब्बा लेती है जैसे कोई पुरानी परिचित हो। सविता जी से मिलती है और बातों बातों में मधु का जिक्र छेड़ती है। मधु तो बहुत हवा में रहती है कॉलेज में। आर्यन बेचारा तो बहुत सीधा है, यूज पता ही नहीं कि मधु का पास्ट कैसा है। वो मधु की कुछ ऐसी फोटोज दिखाती है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ताकि सविता जी को लगे कि मधु एक बिगड़ी हुई लड़की है। आर्यन का परिवार थोड़ा पुराने ख्यालत का है। माया की बातें सुनकर सविता जी के मन में मधु के लिए जहर घुलने लगता है। वो डर जाती हैं कि उनका बेटा किसी गलत लड़की के चक्कर में पड़ गया है। माया उन्हें उकसाती है कि वो आर्यन को मधु से दूर रखें। ठीक उसी वक्त आर्यन घर लौटता है। माया को वहां देखकर वो हैरान रह जाता है। माया तुरंत बात पलट देती है और कहती है, मैं तो बस नोट्स देने आई थी। माया के जाने के बाद सविता जी आर्यन पर सवालों की बारिश कर देती हैं, लेकिन मधु का नाम सीधे सीधे नहीं लेती, बस उसे बुरी संगत से बचने को कहती हैं। माया दरवाजे से बाहर निकलती है और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। वो जानती है कि उसने आग लगा दी है। आर्यन उसे गेट तक छोड़ने जाता है, पर माया बिना कुछ बोले एक अजीब सी नजरें डाल कर चली जाती है। जब आर्यन अंदर आता है तो देखता है कि उसकी माँ सविता जी सोफा पर थम कर बैठी हैं। उनका चेहरा गुस्से और चिंता से लाल है।
आर्यन महसूस कर लेता है कि कुछ गलत है। माँ, माया यहाँ क्या कर रही थी और आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सविता जी, परेशान ना हूं तो क्या करूं? मैंने तुझे पढ़ने भेजा था या किसी कैरेक्टरलेस लड़की के पीछे घूमने? सविता जी वो सारी बातें उगल देती हैं जो माया ने भरी थी। वो कहती हैं कि उन्हें पता चला है कि मधु कॉलेज में लड़कों को फंसाती है और उसका चलन ठीक नहीं है। आर्यन का रिएक्शन, आर्यन दंग रह जाता है। वो मधु की सच्चाई जानता है, उसकी मेहनत, उसकी सड़ागी। वो चिल्ला पड़ता है, माँ ये सब बकवास है, मधु ऐसी बिल्कुल नहीं है। माँ झूठ बोल रही है या वो लड़की जो तेरे भले के लिए आई थी। देख आर्यन, हम इज्जतदार लोग हैं। अगर उस मर्क आप एक अंजन की बात पर इतना बड़ा फैसला ले रही हैं। माया मधु से जलती है इसलिए ये सब कह रही है। सविता जी बात खत्म करते हुए कहती हैं कि आज से आर्यन उस लड़की से नहीं मिलेगा। वो उसका फोन चेक करने की कोशिश करती हैं। आर्यन अपना फोन छीन लेता है जिससे माहौल और भी खराब हो जाता है। ठीक इसी तनाव के बीच आर्यन का फोन बजता है। स्क्रीन पर मधु चमक रहा होता है। सविता जी की नजरें फोन पर पड़ती हैं। आर्यन फोन उठाने ही वाला होता है कि सविता जी उसका हाथ झटक देती हैं और खुद फोन उठा लेती हैं। लास्ट डायलॉग, हेलो मधु, आज के बाद मेरे बेटे को फोन मत करना। कट तो मधु का हैरान और रोने वाला चेहरा। माया रास्ते में ही मधु को मैसेज करती है, आर्यन के घर गई थी, सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। आर्यन अपने कमरे में बैंड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि माँ को समझे या मधु को समझे। रात के 11 बज रहे थे। आर्यन के कमरे की खिड़की से बाहर की दुनिया सुनसान थी, पर उसके अंदर एक तूफान उठा हुआ था। सविता जी ने उसका फोन छीन लिया था और दरवाजा बाहर से बंद था। आर्यन के कानों में मधु की वो आखिरी सिसकी गूंज रही थी जो उसने तब सुनी थी जब उसकी माँ ने फोन पर मधु को जलील किया था। आर्यन ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगा। उसने अपनी चादर को एक मजबूत रस्सी की तरह मोड़ा और खिड़की के पुराने लोहे के सरिये से बांध दिया। नीचे एक पुराना छप्पर था। आर्यन धीरे धीरे नीचे उतरा, पर उसका पैर फिसल गया और वो जोर से नीचे गिरा। उसके हाथ और घुटने से खून बहने लगा, पर उसने दर्द को नजरअंदाज किया। उसका ध्यान सिर्फ मधु पर था। घर के पीछे वाले रास्ते से निकालकर वो मैन रोड पर आया। ना जेब में पैसे थे, ना हाथ में बाइक की चाबी। उसने ऑटो रोकने की कोशिश की, पर हर ऑटो वाला ऊस देखकर आगे निकाल गया। एक बिखरे हुए बलून वाला लड़का, कपड़ों पर मिट्टी और चोट के निशान। उन्हें कोई आवारा लग रहा था। आर्यन ने लिफ्ट मांगी, पर लोग रुकने को तैयार नहीं थे। उसकी बेबसी तब बढ़ गई जब यूज एहसास हुआ कि यूजे मधु के हॉस्टल का ठीक से रास्ता भी नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या फोन पर मधु से बात करते हुए वहां पहुंचता था। यूज एक पीसीओ दिखा। वो खुशी से भागा, पर बूथ पर पहुंचते ही उसके कदम थम गए। उसे मधु का नंबर याद नहीं था। आज की टेक्नोलॉजी ने यूज इतना लाचार बना दिया था कि बिना स्मार्टफोन के वो एक नंबर तक नहीं जोड़ सकता था। हर रास्ता बैंड था। तभी यूज एक पुरानी साइकिल देखी जो एक ढाबे के बाहर खड़ी थी। ढाबा बैंड हो रहा था। आर्यन ढाबे वाले के पास गया और गिड़गिड़ाने लगा, भैया मेरी जिंदगी का सवाल है, बस ये साइकिल दे दो, मैं कल सुबह लौटा दूंगा। मेरी माँ बहुत गुस्से में है, मुझे एक लड़की की जान बचानी है। ढाबे वाले ने पहले तो इनकार किया, पर आर्यन की आंखों में सच्चा डांट देखकर उसने साइकिल की चाबी दे दी। आर्यन ने साइकिल चलानी शुरू की। बारिश होने लगी, ठंडी हवाएं चल रही थीं और रास्ता सुनसान था। हर पेडल के साथ उसका बड़ा दुख रहा था, पर मधु का रोता हुआ चेहरा उसे रुकने नहीं दे रहा था। उसने 8 किलोमीटर का सफर उस पुरानी साइकिल पर तय किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि मधु वहां होगी। आर्यन उस पुरानी साइकिल की चेन चढ़ाते हुए बारिश की बूंदों के बीच सड़क पर पगलपन की हद तक तेज पेडल मार रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घम रही है, एक बार बात तो हो जाती। वो सोच रहा है कि अभी तो उनकी दोस्ती ने ढंग से सांस भी नहीं ली थी। अभी तो उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह जाना भी नहीं था
और इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। उसके कानों में माँ की वो कड़वी बातें और माया की वो मक्करी भरी हंसी गूंज रही है। आर्यन को गुस्सा खुद पर आ रहा है कि उसने माया को अपने घर आने ही क्यों दिया। वो सोचता है मधु ने तो मुझ पर भरोसा किया था और बदले में यूं मेरी माँ से जलील होना पड़ा। वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। रास्ता सुनसान है, साइकिल की हेडलाइट मध्यम है और आर्यन की सांसें फूल रही हैं। 2 बार वो कीचड़ में फिसल कर गिरा। उसके घुटने से खून निकल रहा है पर उसे डार्ड महसूस नहीं हो रहा। उसका दार उसके दार्ड से कहीं बड़ा है, दार मधु को हमेशा के लिए खोने का। वो हॉस्टल के गेट पर पहुंचता है और देखता है कि गार्ड गेट बैंड कर रहा है। आर्यन गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहता है, बस एक बार, सिर्फ 2 मिनट के लिए मधु को बुला दीजिए, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। गार्ड पहले मना करता है पर आर्यन की हालत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। आर्यन वही बारिश में भीगता हुआ बालकनी की तरफ देखता है जहां मधु का कमरा है। मधु धीरे कदमों से नीचे आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी और मायूसी है। उसने अपने कंधे पर एक छोटा बग लटकाया हुआ है जैसे वो निकालने की तैयारी में हो। आर्यन, मधु, शुक्र है तुम रुकी हुई हो, प्लीज मेरी बात सुनो। मधु, सुनने को बचा क्या है आर्यन? तुम्हारी माँ ने फोन पर जो कहा उसके बाद क्या कोई गुंजाइश बचती है? उन्होंने मुझे कैरेक्टर लेस कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। आर्यन, वो सब माया का किया धरा है मधु। उसने माँ को झूठ बोला, उन्हें भटकाया। माँ मेरी ऐसी नहीं है, उन्हें बस गलतफहमी हुई है। मधु, गलतफहमी? आर्यन, गलतफहमी उन्हें होती है जिन्हें शक हो। तुम्हारी माँ को तो पूरा यकीन था कि मैं एक बुरी लड़की हूँ। और तुम कहाँ थे जब वो मुझे जलील कर रही थी? क्या तुमने मेरा स्टैंड लिया? आर्यन, मेरा फोन छीन लिया गया था मधु, मुझे कमरे में बैंड कर दिया था। मैं खिड़की से कूदकर इस साइकिल से यहाँ तक आया हूँ सिर्फ तुम्हें बताने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है कि माया जैसा कोई यूज तोड़ सके। मधु, ये सिर्फ दोस्ती की बात नहीं है आर्यन, ये मेरी इज्जत की बात है। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पढ़ने भेजा है, बदनामी झेलने नहीं। आज तुम्हारी माँ ने कहा है, कल पूरा कॉलेज कहेगा। माया ने हर जगह वो मॉर्फेट फोटोज फैला दी हैं। आर्यन, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं माया की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। प्लीज ऐसे मत जाओ। अभी तो हमने ठीक से बात भी नहीं की है, अभी तो हमने ढंग से एक दूसरे को जाना भी नहीं। मधु, शायद हमें एक दूसरे को जानना ही नहीं चाहिए था। तुम एक बड़े घर के बेटे हो आर्यन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी रेपुटेशन, और मैं एक साधारण लड़की। हमारी दुनिया अलग है। तुम्हारी माँ ने सही कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। आर्यन, ये तुम नहीं बोल रही हो मधु, ये तुम्हारा दुख बोल रहा है। देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस मुश्किल में अकेला छोड़ दूंगा? मधु, भरोसा तो था आर्यन, पर आज वो टूट गया जब तुम्हारी माँ ने फोन पर चिल्लाकर कहा कि मेरे बेटे से दूर रहो। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी अकेली हूँ। आर्यन, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सब कुछ थी, पर इस दोस्ती की कीमत मेरी इज्जत नहीं हो सकती। आर्या, मैं माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से। मैं उन्हें तुम्हारे सामने लाऊंगा, वो खुद माफी मांगेंगी। बस मुझे थोड़ा वक्त दो, प्लीज हॉस्टल मत छोड़ो। मधु, वक्त सब कुछ बदल देता है आर्यन, पर कुछ जख्म कभी नहीं भरते। मैं जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने घर। मुझे सोचना है कि क्या ये सब मेरे लिए सही है। तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई देख ले और नया तमाशा खड़ा हो जाए। आर्यन वहाँ खड़ा रह जाता है। बारिश तेज हो चुकी है। मधु मुड़कर चली जाती है और आर्यन उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है। बदनामी की आग माया ने लगाई थी, पर जल मधु रही है। फ्लैशबैक, वो पहली मुलाकात और दोस्ती का सफर। मधु अपने कंधे पर एक पुराना बग लटकाए, हाथ में ढेर सारी फाइल्स लिए कॉलेज के कॉरिडोर में तेजी से चल रही थी।
उसका पहला दिन था और वो लेट हो रही थी। दूसरी तरफ से आर्यन अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता हुआ बिना देखे आ रहा था। दोनों की जोरदार टक्कर हुई। मधु की सारी फाइल्स और पेपर्स फर्श पर बिखर गए। मधु, देखकर नहीं चल सकते? ये कोई पर्क नहीं है। आर्यन, ओहो, गलती मेरी है या तुम्हारी जो इतनी फाइल्स लेकर अंधों की तरह भाग रही हो। आर्या ने पहले तो मजाक उड़ाया, पर जब उसने मधु की आंखों में सच्ची परेशानी और हल्की सी नमी देखी तो उसका दिल पिघल गया। वो चुपचाप झुका और मधु की फाइल्स उठाने में मदद करने लगा। मधु ने बिना थैंक यू कहे फाइल्स झटकी और क्लास की तरफ भाग गई। आर्यन वहीं खड़ा यूज देखता रहा। उसने पहली बार किसी ऐसी लड़की को देखा था जिसने उस हीरो समझने के बजाय गलती करने वाला लड़का समझा था। दोस्ती की असली शुरुआत हुई लाइब्रेरी में। मधु स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी, इसलिए वो घंटों पढ़ती रहती थी। आर्यन, जो पढ़ाई में थोड़ा कच्चा था, हमेशा पीछे बैठकर दोस्तों से बातें करता। एक दिन लाइब्रेरियन ने आर्यन को बाहर निकालने की धमकी दी। मधु, जो पास ही बैठी थी, ने धीरे से कहा, अगर चुपचाप यहाँ बैठकर ये नोट्स पढ़ लो तो शायद क्लास में इंसल्ट होने से बच जाओ। आर्यन ने पहली बार मधु को गौर से देखा। उसके चश्मे के पीछे की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किताबों से ज्यादा गहरी थी। उस दिन से आर्यन ने लाइब्रेरी आना शुरू कर दिया, पढ़ने के लिए नहीं बल्कि मधु को देखने के लिए। धीरे धीरे उनकी खामोश दोस्ती शुरू हुई। वो एक दूसरे को पेन शेयर करते, नोट्स एक्सचेंज करते, पर बातें कम होती थी। एक दोपहर मधु कैंटीन में अकेली बैठी थी। उसके पास लंच के पैसे कम थे, इसलिए वो सिर्फ पानी पी रही थी। आर्यन ने ये देख लिया। वो गया और 2 प्लेट समोसे और चाय लेकर उसके सामने बैठ गया। मधु, मैंने ये नहीं मंगवाया। आर्यन, मैंने मंगवाया है, पर अकेले खाऊंगा तो पेट दर्द होगा। दोस्त की मदद नहीं करोगी? मधु हल्का सा मुस्कुरा दी। ये पहली बार था जब आर्यन ने उसकी मुस्कुराहट देखी थी। उस दिन उन्होंने घंटों बातें की। मधु ने बताया कि कैसे उसके चाचा ने पैसे जोड़कर उसे शहर भेजा है, और आर्यन ने बताया कि कैसे वो अपने परिवार की उम्मीदों के बोझ ताले दबा हुआ है। इस दोस्ती को दूर से कोई देख रहा था। माया कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की थी और वो आर्यन को अपना मानती थी। जब उसने देखा कि आर्यन, जो किसी लड़की को घास नहीं डालता, एक साधारण सी मधु के साथ कैंटीन में हंस रहा, तो उसके दिल में जलन की आग लग गई। उसने वहीं तय कर लिया था कि वो इस दोस्ती को पनपने नहीं देगी। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। मधु के पास छतरी नहीं थी और वो बस स्टॉप पर खड़ी भीग रही थी। आर्यन अपनी बाइक पर आया। आर्यन, बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। मधु, नहीं, मैं चली जाऊंगी। आर्यन, जिद मत करो मधु, अगर बीमार पड़ गई तो तुम्हारी स्कॉलरशिप का क्या होगा? मधु बाइक पर बैठी। उस सफर में हवा और बारिश के बीच दोनों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता दोस्ती से थोड़ा ऊपर निकल चुका है। आर्यन ने ढंग से बात भी नहीं की थी, पर उसने मधु का हाथ थामा और कहा, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फ्लैशबैक के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि मधु, जो लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी, आर्यन के लिए खुलने लगी थी। वो उसे अपने सपने बताती, अपने दार बताती। आर्यन उसके लिए एक ढाल बन गया था, पर उन्हें क्या पता था कि जो दोस्ती इतनी पक्की हो रही है, यूज तोड़ने के लिए माया ने पहले ही आर्यन के घर का रास्ता ढूंढ लिया है। वापस प्रेजेंट में आर्यन बारिश में भीगते हुए वही सब सोच रहा है। उसके दिमाग में वो सारी यादें किसी फिल्म की तरह चल रही हैं। वो कहता है, इतनी खूबसूरत शुरुआत का इतना दर्दनाक अंत नहीं हो सकता। मधु, मैं तुम्हें लौटा कर लाऊंगा। आर्यन का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। बारिश में भीगा हुआ, आंखों में खून उतरे हुए वो सीधा माया के घर पहुंचता है। माया अपने टेरेस पर खाड़ी कॉफी पी रही थी, जैसे किसी बड़ी जीत का जश्न माना रही हो। आर्यन को वहां देखकर उसके चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कान आ जाती है। आर्या, माया, बाहर आओ, हिम्मत है तो मेरे सामने आकर खड़ी हो।
माया धीरे से नीचे आती है, बिल्कुल शांत। इतनी रात को, इतनी बारिश में। आर्यन, तुम्हारी हालत तो देखो, लगता है मधु ने तुम्हें धक्का देकर निकाल दिया। आर्यन, जुबान बंद रखो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जाने की, मेरी माँ को वो झूठी तस्वीरें दिखाने की? मधु ने तुम्हारा क्या बिगड़ा था जो तुमने उसकी इज्जत पर हाथ डाला? माया, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। आर्यन, तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। हम बचपन से साथ हैं, हमारा परिवार एक दूसरे को जानता है। मैंने सोचा था हमारा फ्यूचर साथ होगा, पर बीच में वो बेचारी मधु आ गई, उसका वो मासूम चेहरा। मुझे नफरत है उससे। आर्या, प्यार जबरदस्ती नहीं होता माया, और जो तुमने किया है वो प्यार नहीं, घटियापन है। तुमने एक लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे पॉसेसिव हो। तुमने मेरी माँ का भरोसा तोड़ा है। माया, मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया है। आर्यन, तुम्हारी माँ को वही दिखा जो वो देखना चाहती थी। उन्हें हमेशा से शक था कि तुम शहर में बिगड़ रहे हो। मैंने तो बस एक नाम दे दिया, मधु। अब तुम चाहे जितना चिल्ला लो, तुम्हारी माँ की नजरों में मधु एक गिर चुकी लड़की है और तुम एक भटके हुए बेटे। आर्यन, तुम्हें लगता है तुम जीत गई। तुमने मधु को मुझसे दूर नहीं किया, बल्कि मुझे अपने आप से हमेशा के लिए नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। आज के बाद मेरे सामने मत आना। अगर मधु को कुछ भी हुआ या उसकी बदनामी और बढ़ी, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो या हमारी पुरानी पहचान है। माया, तुम कुछ नहीं कर सकते। आर्यन, मधु जा चुकी है, वो टूट चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी। आर्यन ने माया की आंखों में देखा। उन आंखों में पश्चाताप का एक कतरा भी नहीं था। वो बिना कुछ बोले वहां से निकाल गया, पर उसके दिमाग में एक जुनून सवार था। उसने समझ लिया था कि दुश्मन बाहर है, पर लड़ाई घर के अंदर लड़नी होगी। आर्यन जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। कपड़े मिट्टी और पानी से लथपथ हैं। हट से खून बह रहा है। दरवाजा उसके पिता मिस्टर खन्ना खोलते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों है। पीटा, कहां से आ रहे हो इस हालत में? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें बड़ा किया था? आर्यन अंदर जाता है। ड्राइंग रूम में सविता जी अभी भी बैठी हैं। उनके हाथ में वही मॉर्फिड फोटोज हैं जो माया ने दी थी। सविता जी, आर्यन बैठो यहाँ, हमें तुमसे बात करनी है। आर्यन, माँ, बात करने के लिए अब बचा क्या है? आपने एक पल में मेरी पसंद, मेरी दोस्ती और मेरी सच्चाई को कचरे के डिब्बे में डाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि माया ने आकर कुछ झूठ बोल दिए। सविता जी, माँ हूं तुम्हारी, बुरा नहीं चाहूंगी। वो लड़की हमारे स्टार की नहीं है। देखो ये फोटोज। आर्यन, ये सब झूठ है। टेक्नोलॉजी का जमाना है माँ, किसी का भी चेहरा कहीं भी लगाया जा सकता है, पर जो दिल की सच्चाई है वो कोई मशीन नहीं दिखा सकती। आपने मधु को नहीं, मुझे जलील किया है। आज से इस घर में मेरा सिर्फ शरीर रहेगा। मेरी रूह उस दिन मर गई जब आपने उस मासूम को फोन पर डांटा। आर्यन अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर आर्यन के चेहरे का पत्थर जैसा भाव देखकर वो पीछे हट जाते हैं। आर्यन कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। वो ना रो रहा है, ना चिल्ला रहा है। वो बस एक पुरानी डायरी निकालता है जहां उसने मधु का गांव का पता लिखा था। उसने तय कर लिया था, अगर इज्जत घर से गई है तो इज्जत घर वापस ही लेगी। वो मधु को लेकर आएगा, सबके सामने सर उठाकर। क्या आर्यन की माँ को अपनी गलती का एहसास होगा, या वो माया के साथ मिलकर कोई नया प्लान बनाएंगी? मधु जब अपने गांव पहुंचेगी तो क्या वो अपने परिवार को सच्चाई बताएगी या घुट घुट कर जिएगी? क्या आर्यन बिना पैसे और सपोर्ट के मधु तक पहुंच पाएंगे, या माया रास्ते में कोई और कांटा बोएगी?